साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों के मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हरियाणा के चुनावों में राम भक्तों की ऐतिहासिक चटनी बनने वाली है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हरियाणा में अगले 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। और खबर यह है कि वहां राम भक्तों की स्थिति काफी पतली है और चिंताजनक है। साथियों, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के कुछ बरस बाद पंजाब के हिंदी भाषी प्रदेशों को अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्य बनाए गए। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में हरियाणा की बहुत ज्यादा धमक है। इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति। यदि आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो दिल्ली को, यानी देश की राजधानी को, हरियाणा ने 3 ओर से घेर रखा है। इसलिए बाकी लोगों के लिए, केरल वालों के लिए या तमिलनाडु वालों के लिए दिल्ली दूर है, लेकिन हरियाणा वालों के लिए दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली उनके बिल्कुल पड़ोस में है। और हरियाणा के 14 जिले जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के हिस्से हैं। और दिल्ली का पानी तक हरियाणा से जाता है। यदि हरियाणा में कोई बड़ा आंदोलन हो जाता है, पानी की सप्लाई ठप कर दी जाती है, तो दिल्ली में समझिए त्राही त्राही हो जाती है। दिल्ली में स्कूलों को बंद करना पड़ता है। तो ये हाल है हरियाणा का, और इसलिए देश की राजनीति पर हरियाणा हमेशा से काफी हावी रहा है। हरियाणा ने इस देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं राष्ट्रीय स्तर के। जब इमरजेंसी का जमाना था, आपातकाल लागू था, तो उस समय चौधरी बंशी लाल देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के करीबियों में से थे। फिर जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, डिप्टी पीएम हुआ करते थे। तो इसलिए हरियाणा के चुनावों पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। हरियाणा में पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार हरियाणा के जो मतदाता हैं वो भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और नाराजगी की 2 प्रमुख वजह हैं। पहली वजह है किसान आंदोलन। साथियों, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे जो बैल बुद्धि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने मालिक गौतम अडानी के हुक्म पर संसद में 3 कृषि कानून पास करवाए थे। इन 3 कृषि कानूनों के द्वारा अडानी को मालामाल करने की योजना थी और अन्नदाताओं को कंगाल करने की योजना थी। ये बिल्कुल संसद में तो पारित करा दिया गया, राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए, यानी ये बिल से ये एक्ट बन गया, विधेयक से अधिनियम बन गया। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और वो आंदोलन 13 महीने चला, यानी कि 1 साल से ज्यादा चला। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो मोदी मीडिया है, यानी कि नरेंद्र मोदी के जो दलाल टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। कभी कहा गया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, खालिस्तानियों ने इसको हाईजैक कर दिया है। कभी कहा गया कि असली किसान तो खेतों में है, नकली किसान बॉर्डर पर हैं। कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन किसानों ने बहुत ही धैर्य दिखाई, बहुत ही बहादुरी दिखाई, और वो टिकरी बॉर्डर पर डटे रहे लाखों किसान, सिंघू बॉर्डर पर डटे रहे लाखों किसान। खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में औरतें, बच्चे, बूढ़े, 700 किसान तो उसमें शहीद हो गए। लेकिन ये आंदोलन जो था पूरी तरह शांतिपूर्ण आंदोलन रहा, बिल्कुल गांधीवादी रास्ते पर चलाया गया आंदोलन रहा। और इस आंदोलन ने अंत में मोदी जैसे तानाशाह की खटिया खड़ी कर दी, और मोदी को टीवी पर आके कहना पड़ा कि लगता है मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, मैं किसान भाइयों को नहीं समझा सका कृषि कानून के क्या फायदे होते हैं। और उसके बाद तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया।
उस पूरे किसान आंदोलन में हरियाणा की बहुत ज्यादा भागीदारी थी। मेनली वो किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का था। लेकिन उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गिरोह ने काम किए, उससे किसानों में बहुत नाराजगी बढ़ी। हरियाणा के ही करनाल में एक लाठीचार्ज हुआ जिसमें किसान की मौत हुई, और उस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ कि जो एसडीएम है करनाल का, वो पुलिस वालों को बता रहा है कि लाठी एकदम सर पर मारनी है, मतलब सर को निशाना बना के सर फोड़ देना। बताइए, एसडीएम साहब भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आ गए थे। लग ही नहीं रहा था कि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। और पूरी पुलिस की ट्रेनिंग में हम लोग को यही सिखाया जाता है कि आपको न्यूनतम बल प्रयोग करना है, और एसडीएम साहब एकदम लठमार पुलिसिंग करवा रहे थे। तो खैर, इन सब चीजों को लेके हरियाणा में भाजपा के प्रति बहुत गुस्सा हुआ, और किसानों की एक तो मांग मान ली गई कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार हर फसल के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कि कम से कम हम इस दाम पर उस फसल को खरीदेंगे। इसमें स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला दिया हुआ है C2 प्लस 50% का। C2 का मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, कुल लागत, और उसमें 50% जोड़ के आपको एमएसपी देना है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर मतलब टाल मटोल कर रही है, और किसानों का गुस्सा चरम पर है। तो एक तो किसान आंदोलन की वजह से वहां भाजपा की हालत कमजोर है। दूसरी जो वजह है वो है पहलवानों का आंदोलन। हरियाणा में जो कुश्ती है वो एक पारंपरिक खेल रहा है। हरियाणा के छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में, शहरों में अखाड़े होते हैं, और हरियाणा के कल्चर में कुश्ती बहुत रची बसी हुई है। और हरियाणा के पहलवानों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। आमिर खान की फिल्म आपको याद होगी दंगल, जिसमें फोगाट बहनों का संघर्ष दिखाया गया है। लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ का एक गुंडा अध्यक्ष था, भाजपा का गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। वो वरिष्ठ राम भक्त था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था और कहता था जय श्री राम। तो इसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के थाने में गुहार लगाई, तो थाना ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर हुआ, लेकिन तब भी अंततः नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने दी, क्योंकि मोदी जी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। महीनों तक वे पहलवान जंतर मंतर पर धरना देते रहे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। उल्टे पहलवानों को घसीटकर दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाया। साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया को। बाद में बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। बाकी पहलवान भी हरिद्वार में चले गए गंगा में पदक बहाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की फजीहत हुई, और जब पेरिस ओलंपिक में इस बार कुछ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट का पदक छूट गया, तो उसको लेके भी मोदी सरकार की बहुत आलोचना हुई, और कहा गया कि मोदी ने विनेश फोगाट के खिलाफ एक साजिश रची थी। तो पहलवानों का भी मामला बहुत बड़ा मामला है हरियाणा में, और इसी को भांपते हुए कांग्रेस ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों को शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट भी दे दिया गया। जुलाना विनेश फोगाट का ससुराल है। विनेश फोगाट का जो पति है सोमवीर, वो जुलाना का ही रहने वाला है। बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब मोदी जी ने एक नया षड्यंत्र शुरू कर दिया है। मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे तो बस षड्यंत्र सोच करने में लगते हैं। ये विनेश फोगाट रेलवे में नौकरी करती है। इसने राजनीति में आने के लिए रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब नरेंद्र मोदी ने रेलवे मंत्री को कहा है कि इसका इस्तीफा मंजूर ही नहीं करो, इससे ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। तो मोदी जी षड्यंत्र में किसी भी स्तर पर गिर जाते हैं। संयोग से रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, वो मेरा ही बैचमेट है। खैर, ये किस्सा मैं कभी बाद में सुनाऊंगा। तो इन दो मुद्दों पर, यानी कि किसान आंदोलन को लेकर और पहलवानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा में जबरदस्त गुस्सा है। और इस गुस्से को भांपते हुए पिछले मार्च महीने में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री वहां बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर को चलता कर दिया और उसकी जगह नायक सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद वहां गुस्सा थम नहीं रहा है। कांग्रेस के पास जो एक प्लस पॉइंट है हरियाणा में, कि वहां दो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के पास हैं। एक है भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े जाट नेता हैं, जाटों पर उनकी बहुत पकड़ है।
और दूसरी नेता है कुमारी शैलजा, जो बहुत बड़ी दलित नेता है हरियाणा की। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस वहां काफी भारी पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। भाजपा ने नारा दिया है कि अब की बार 70 पार, यानी इस बार हम 70 सीटें जीत लेंगे। कांग्रेस ने नारा दिया है कि अब की बार जमुना पार, मतलब इस बार हम आपको यमुना नदी के उस पार फेंक देंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी चुनावी समझौता हो गया है। 5-6 सीटें आम आदमी पार्टी को वहां कांग्रेस देने जा रही है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं, तो ये एक और सरदर्द का सबब बन गया है भाजपा के लिए। तो साथियों, 8 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। 8 अक्टूबर आते आते राम भक्तों की छटनी बनने वाली है, और उसके बाद मैं फिर इस पर नया वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय